आज की एक बड़ी खबर ये जिसने कल पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन उस तस्वीर के बाद उस हैवानियत पर बाबा बागेश्वर का खून खौल उठा। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर जिस शख्स ने देखी वो गुस्से से भर उठा। जिस शख्स की नजर इस पर गई उसका गुस्सा इस बात को लेकर था कि पहले तो साहिल पर, दूसरा जो तमाशा देख रहे थे इन लोगों पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और इस तस्वीर को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी भी इमोशनल हो गए। उन्होंने अपने एक सांसद को भेजा साक्षी के घर उनके मां बाप से मिलने के लिए। क्या कहा पीएम मोदी ने सांसद से, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी तस्वीर दिखाइए जरा। बाबा बागेश्वर को इतना गुस्सा आया कि वो सवाल पूछ रहे हैं, जितने लोग वहां खड़े तमाशा देख रहे थे उन सब की आत्माएं क्या मर चुकी थी? बेरहमी से साक्षी पर एक के बाद एक वार हो रहे थे। जरा सुनिए। साहिल ने साक्षी को जिस बेरहमी से मारा, उसके बाद पूरा देश गुस्से में है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये तस्वीरें देखी तो वो खुद भावुक हो गए। पीएम मोदी ने फौरन अपने सांसद हंसराज हंस को साक्षी के घर भेजा। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। दूसरी तरफ साक्षी पर साहिल के ताबड़तोड़ चाकू के वार देखकर बाबा बागेश्वर आंख बबूला हो गए। बाबा हिंदुराष्ट्र की आवाज बुलंद करते रहे हैं। साक्षी की हत्या पर बाबा बागेश्वर गुस्से से लाल हो गए। जिसका खून ना खोले और इसको देखकर खून ना खोले तो जीते जी मर चुका है। ये तस्वीरें देखकर लोगों में आक्रोश है। देश साहिल को फांसी की मांग कर रहा है। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही दिल्ली की इस खबर के बारे में पता चला, प्रधानमंत्री ने सारी तस्वीरें देखी। पीएम मोदी ने बर्बरता का एक वीडियो देखा जो देश की राजधानी दिल्ली से आया। वीडियो देखकर पीएम मोदी खुद इमोशनल हुए। पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया। सीधे गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश जारी किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पीएम मोदी ने अपने सांसद हंसराज हंस को साक्षी के घर भेजा। हंसराज हंस ने बताया, प्रधानमंत्री बेटियों की ऐसी खबर देख नहीं पाते। बीजेपी नेता हंसराज हंस खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हंसराज हंस ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक दिया। साहिल को फांसी दिए जाने की हंसराज हंस ने भी मांग की है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत बनकर हंसराज हंस साक्षी के परिवार से मिलने पहुंचे थे। क्या कहा उन्होंने? प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, एचएम साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह। तो भैया वो कमी तो हम थोड़ा सा नीचे करो सर, वो कमी तो हम कैसे पूरी करें? कोई लफ्ज नहीं इनको हौसला दे। तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए, लेकिन बाबा बागेश्वर नाराज हुए, गुस्सा हुए। उनका गुस्सा इस बात से लेकर था कि बहुत से लोग सिर्फ खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, कोई तो आता साक्षी को बचाने। देखिए जरा बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। बाबा कह रहे हैं साक्षी के मर्डर से बाबा का गुस्सा होना लाजमी। बाबा गुजरात में। बाबा ने कहा, यह सब देखकर खून खौल उठा। जिसका खून न खौलता हो वो मर चुका है। न्यूज़पेपर में खबर देखी तब से मैं दुखी हूं। लोग कट्टरवादी कहते हैं हम विवाद कराते हैं। हमारा सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता है, इसलिए हम बोलते हैं, सनातन पर भरोसा करते हैं। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा भाई होगा बहनों को ऐसी हालत में देखकर जिसका खून न खौले। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बाबा बागेश्वर गुजरात में है, कई दिन से गुजरात में है, कथा कर रहे हैं। उन्हें जब खबर पता चली तो क्या कहने, सुनिए। हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवाद ही बात बोलते, लोग हमसे कहते हैं कि आप
दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवाद बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। अब न सिर्फ साक्षी का परिवार बल्कि पूरा देश इन तस्वीरों को देखने के बाद एक ही मांग कर रहा है। मांग यह है कि आखिर वक्त आ गया है फांसी देने का। मांग यह कर रहे हैं लोग कि आखिर, आइए अब आपको बताते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं, साक्षी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कई घंटे पोस्टमार्टम चला, साक्षी का कई घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ, कई बड़े डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, हिलाकर रख देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब सामने आई तस्वीरें ही हिला रही हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रही है कि शरीर पर 16 बार चाकू से वार हुआ, 6 बार गर्दन पर चाकू मारा गया। देख रहे हैं अब आप निशान देख रहे हैं, गर्दन पर 6 बार चाकू के निशान, 6 घाव के निशान गले पर हैं। इससे पता चलता है जो चाकू घोंपा गया 6 बार गर्दन पर मारा गया। गर्दन के साथ ही पेट पर भी निशान मिले। साक्षी के पेट पर 10 बार चाकू मारा गया, पेट पर 10 निशान है चाकू के पोस्टमार्टम में। सिर पर कोई भारी चीज मारी गई तो सिर की हालत देखिए, साक्षी का सिर बुरी तरह से फट गया था, साक्षी की खोपड़ी टूट गई थी, कई घाव की वजह से साक्षी की मौत हो गई। यह थी मौत की वजह। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा साक्षी की मां क्या कह रही है, उनके पिता क्या कह रहे हैं। परिवार की मांग है कि फांसी हो। अब मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ लाएंगे आप कि उसकी जान का बदला जान जाना चाहिए, नहीं तो फिर छूटेगा। आज मेरे साथ किया, कल किसी के साथ और घटना घटेगा। ठीक कर रहे हो, कल आज मेरे को मारत, कल उसका और उससे बढ़ गया कि मुझे इसको सरकार क्या होगा, थाने में बंद दूंगा, फिर छूट के आऊंगा, फिर किसी साथ कांड कर देगा। इस नाते मुझे इंसाफ चाहिए। मैम हम कहेंगे कि उसको फांसी होनी चाहिए, जो हमारे बेटे को दरिंदे जैसे मारा उसको फांसी होनी चाहिए। मैम वही तो हमारी एक बेटी थी जो हमें बेटा बन के पाल रही थी। साक्षी के माँ बाप को आपने सुन लिया, उनकी मांग है कि फांसी होनी चाहिए। क्या साहिल को फांसी होगी? अब सवाल बड़ा बुनियादी है, क्या साहिल का क्राइम ऐसा है कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए? देखिए कानून क्या कहता है। कानून यह कहता है कि साक्षी का परिवार बेशक फांसी की मांग कर रहा है, साहिल को कोर्ट में दोषी ठहराया जाना है और इस हद तक इस बर्बर तरीके से हत्या की कि सजाए मौत हो। आरोपी साहिल पर धारा 302 लगी है। 302 का मतलब है हत्या, और उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान है 302 के तहत। साहिल ने साक्षी की बेरहमी से हत्या की। साहिल ने 16 बार चाकू से वार किया, साक्षी को 5 बार पत्थरों से कुचला। वीडियो में साहिल की बर्बरता साफ साफ नजर आ रही है। इस तरह के जो मामले होते हैं हत्या के, इन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी माना जाता है। कोर्ट भी अगर इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानती है तो अदालत साहिल को फांसी की सजा भी दे सकती है। अब सुनिए जरा, पूरा देश इस जघन्य अपराध पर, इस बर्बर तरीके से की गई हत्या पर क्या मांग कर रहा है वो सुनिए। किस तरीके की सजा चाहते हैं आप लोग? एनकाउंटर, सीधा एनकाउंटर। एनकाउंटर पब्लिक में फांसी चढ़ा दो तो भैया एनकाउंटर। क्या ऐसे कुछ मार दो या फांसी दे दो, सीधी काम।
तो एनकाउंटर करो ऐसे आदमी को, झाड़ खत्म। मौत की सजा ऐसी होनी चाहिए चौराहे पे और पब्लिक के हवाले वो दे दिया जाए। हाँ, जैसे उसने उस लड़की को मारा है ना, उसी तरीके से उसको मारना चाहिए। फिर आगे से भी ऐसे करने वाले को सीख मिले। सरकार को सजा देनी है, सरकार सजा नहीं दे सकती तो हमारे हवाले कर दे, हम सजा देंगे सब। हम चाहते हैं ये आतंकवादी को पनाह क्यों दे रहे हैं जब वो मर्डर करके आया है। देखिए, ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक घटना है और इसमें हमारी बहन साक्षी को पूरा सहयोग मिलना चाहिए और हमारे पूरे गांव का सहयोग उनको है। मैं पूरी तरह शॉक्ड हूँ और इसके लिए मैं किसी सरकार को किसी को बोलना नहीं चाहता। मैं सबसे पहले उन देखने वाले तमाशबीनों को बोलना चाहता हूँ, शर्म करो, डूब के मर जाओ। इसे कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो योगी उम्र कैद जरूर होनी चाहिए, नहीं तो फिर योगी वाला राज आना चाहिए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इससे पूछताछ की पुलिस ने 2 दिन की रिमांड ली। साहिल ने क्या क्या उगला है अब तक पूछताछ में, वो देखिए जरा। साहिल से सवाल किए पुलिस ने। इस इंटेरोगेशन में साहिल ने अचानक ब्रेकअप से साहिल गुस्से में आ गया, उसका यह कहना है। पूरी प्लानिंग के बाद साहिल ने साक्षी को मारा। हत्या से 15 दिन पहले इसने चाकू खरीद लिया था। पुलिस पूछताछ में साहिल ने इस बात का खुलासा किया है। कहां से चाकू खरीदा इसने यह नहीं बताया। साक्षी की हत्या के बाद साहिल रिठाला गया। रिठाला में इसने जाकर चाकू को छिपा दिया। चाकू छिपाने के बाद बुलंदशहर भाग गया। चकमा देने के लिए साहिल ने 2 बार बस बदली रास्ते में। पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। बुलंदशहर में इसकी बुआ रहती है, अपनी बुआ के घर पहुंच गया। बुआ को लगे कि सामान्य तरीके से आया है, जैसे पहले आया करता था, किसी को शक ना हुआ और साहिल ने हत्या की है यह भी पता नहीं चला। खाना खाने के बाद साहिल बुआ के घर सो भी गया। टीवी देखकर पता चला कि हत्या में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो गई। इसे लग रहा था हत्या करके भाग जाऊंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन जब इसने टीवी खोला तो पता चला इसी की तस्वीर चल रही है। इसी दौरान पुलिस को साहिल की सूचना मिल गई और दिल्ली से पुलिस बुलंदशहर पकड़ने के लिए पहुंची। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तब यह बुआ के घर सो रहा था। उसके बाद अब पुलिस ने इसे 2 दिन की रिमांड पर लिया है, जहां पुलिस सवाल जवाब कर रही। आइए आपको सुनवाता हूं डीसीपी और साक्षी के दोस्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। जैसा जो हम लोगों के सामने वीडियो एविडेंसेस आए हैं उसमें जितने भी एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, सबको इंटेरोगेट किया जा रहा है। जिसका भी रोल आएगा सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट हम लोग दिलाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हमारी चार्जशीट बिल्कुल वाटर टाइट रहे और कोई भी आरोपी इसमें से निकलना पाए। मैंने उसको देखा है, मतलब पहले मेरे को ये नहीं पता था साक्षी को परेशान करते हैं, उससे कोई मैटर है, वो मेरे को बताया था उसने बस, कि तब मेरे को पता चला था कि परेशान करता है वो लड़का। मेरे को कोई इतनी बात नहीं बताती थी, बस ये बताई थी कि परेशान करता है वो। अब धीरे धीरे बताने लग गई थी मेरे को, कोई बात होती थी उसके साथ तो बताती थी। मदद मांगी थी कि एक लड़का है भाई और वो मेरे को परेशान कर रहा है और उसको मेरे से उसका पीछा छुड़वा दो। बट ठीक है भाई, हम बात करते हैं जाके। तो बात ही करी थी, वो झूठा नाम लगा रहा है, गन टांगी है उसके ऊपर, धमकियां दी है उसको, कोई धमकी। अब जो धमकी में देता, गन टांगता था, वो 17 लड़के थे, मैं अकेला था वहां पे, वो मेरे को भी मार सकते थे वहीं पर। आइए अब मैं आपको साहिल का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाने जा रहा हूं। आखिरी तस्वीर इंस्टाग्राम पर, ये देख रहे हैं, ये साहिल हुक्का पी रहा है। ये तस्वीर इसने डाली है हुक्का पीते हुए इंस्टाग्राम पर। और ये अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये अगली तस्वीर है और इस तस्वीर में ये कह रहा है दुनिया शांति से जीने नहीं देती, आतंक उठाना जरूरी है। जरा फुल स्क्रीन लीजिए, सुनवाइए क्या कह रहा है। शांति तो जीने नहीं देती मेरे, दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। आतंकी उठा रहे थे, अब पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे। अब एक और तस्वीर देखिए, ये जो रुद्राक्ष की तस्वीर आई, गले में रुद्राक्ष डाला हुआ था, हाथ में कलावा पहने हुए था। सवाल उठाए गए कि क्या साहिल धोखा देकर, ये रुद्राक्ष और ये कलावा पहनकर साहिल अपनी पहचान छिपा रहा था। तो कलावा और रुद्राक्ष पर साहिल से सवाल किए पुलिस ने, जिस पर क्या उसने जवाब दिया है ये आपको बताता हूं।
साहिल से पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही है। दोनों चीजें आप देख रहे हैं, रुद्राक्ष भी और कलावा भी। साहिल पकड़ा गया तब हाथ में कलावा बंधा हुआ था और हाथ में कलावे के साथ गले में रुद्राक्ष की तस्वीर भी थी। दावा किया जा रहा है कि साहिल ने लव जिहाद किया। कहा जा रहा है साक्षी से साहिल हिंदू बनकर मिला। साहिल को लोग वैसे सनी के नाम से भी जानते हैं, यह भी जानकारी मिली है। लव जिहाद के एंगल से भी पुलिस इस मामले में जांच कर रही। पूछताछ में साहिल ने कलावा पर खुलासा किया है। साहिल ने बताया है पीर बाबा के कहने पर कलावा बांधा था। रुद्राक्ष के सवाल पर साहिल ने कहा कि हरिद्वार से इस रुद्राक्ष को खरीदा है। हरिद्वार ट्रिप पर जाने के दौरान रुद्राक्ष खरीदा था। साहिल ने रुद्राक्ष पहनकर इंस्टाग्राम पर एक रील भी डाली। साक्षी की हत्या के बाद अब यह रील वायरल हो रही है। फिलहाल हर एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं डीसीपी रवि कुमार जो इस मामले में जांच कर रहे हैं, पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। सुनिए जरा। रुद्राक्ष की माला के साथ उसकी इंस्टाग्राम पे फोटो है, तो क्या ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो हिंदू है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी हमारे पास पुलिस रिमांड में है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक बार हम लोग सारी ये सब चीज़ें साक्ष्य को और जो भी इन सब जो एविडेंसेस हमारे पास हैं आ जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग इस पे एक कॉन्क्रीट चार्जशीट बनाएंगे और तब इस चीज़ को हम लोग कर पाएंगे कि क्या पहलू हैं, किस वजह से ये चीज़ हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। जो क्रिकेट के शौकीन हैं, फैन हैं, उनके लिए भी खबर है। जो कभी कभार देखते हैं उनके लिए भी खबर है। जो नहीं देखते उनके लिए भी खबर है। क्रिकेट का किंग, चैंपियन, सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल की मैच जीतने के बाद, कल का मैच रोमांच से भर देने वाला था। मैच जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने केक काटा। फुल स्क्रीन अगर इस तस्वीर को लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी ने केक काटा। ये देख रहे हैं आप। मैच जीतने के बाद ये सेरेमनी हुई जिसमें धोनी के फैंस, धोनी के साथी सब नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। एक शख्स जो मैच देख रहा था आखिरी टाइम में, देख रहे हैं, मैच देखने के बाद सब तोड़फोड़ करने लगा। इतना खुश हो गया कि चेन्नई जीत गई मैच तो घर का दरवाजा तोड़ने लगा। यह तस्वीर चेन्नई से भी आई। फुल स्क्रीन जरा फिर से प्ले करिए इस तस्वीर को। स्टार्ट से प्ले कीजिए प्लीज। ये देखिए, मैच देख रहा था, आखिरी गेंद पर चौका पड़ा, उसके बाद देखिए आइए एक दूसरे फैन की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, चेन्नई के मैच जीतने के बाद एक ये तस्वीर सामने आई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो क्रेज आपने देख लिया धोनी का, लेकिन धोनी का क्रेज ये है कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ये सारे बड़े खिलाड़ी धोनी धोनी कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में ट्रॉफी नजर आ रही है आपको। जो क्रिकेट के फैन हैं वो इसलिए भी खुश थे कि महेंद्र सिंह धोनी सीएसके में। अब देखिए जरा कौन क्या कह रहे हैं। हार्दिक पांड्या को देखिए जरा। आपको बताऊं, हार्दिक पांड्या उस टीम के कैप्टन थे जिस टीम को महेंद्र सिंह धोनी ने हराया। अब हारा हुआ कैप्टन भी क्या कह रहा है देखिए, धोनी से हारने का मुझे कोई गम नहीं। वो कह रहा है ट्रॉफी का उनसे ज्यादा हकदार कोई नहीं था। अगली तस्वीर देखिए जरा। रविंद्र जडेजा, उन्होंने लिखा हमने बस एक इंसान के लिए ट्रॉफी जीती है,
माही भाई आपके लिए तो कुछ भी। सचिन तेंदुलकर ने कहा आईपीएल जीतने के लिए धोनी की टीम को बधाई, लेकिन दोनों टीमों ने अपने खेल से दिल जीत लिया है। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा आप बैंक से नोट बदल सकते हैं, लेकिन विकेट के पीछे धोनी को नहीं बदल सकते हैं। यह धोनी के लिए सम्मान है। धोनी झारखंड से आते हैं तो झारखंड के सीएम ने लिखा झारखंड का लाल तमिलनाडु की आंखों का तारा है, सितारा है। रांची का राजकुमार चेन्नई का थाला है, जुग जुग जियो झारखंडी शेर। अब धोनी खेल रहे थे तमिलनाडु के से। अगला एक और इसमें होगा अगर आगे नेक्स्ट है कि स्टालिन ने भी धोनी की तारीफ की है, क्योंकि धोनी जो है चेन्नई से खेल रहे थे। आइए अब मैं आपको बताता हूं धोनी के लिए क्रेज देखिए कितना था, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या थी, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। धोनी जब मैदान में हो, ये धोनी ने कमाया है। धोनी के फैंस की नजर में धोनी के लिए जो सम्मान है वो शायद ही किसी खिलाड़ी के लिए हो। देखिए दुनिया के सबसे सफल कप्तान का एक और कमाल है ये, 41 साल की उम्र में भी कप्तानी का लोहा मनवाया, चेन्नई को 5वीं बार आईपीएल का चैंपियन बनवाया। धोनी को देखने के लिए रिकॉर्ड भीड़ थी, देखिए जरा कितनी भीड़ थी। 70,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में थे। 3 करोड़ से ज्यादा जियो सिनेमा पर व्यूअरशिप रही, 3 करोड़ से ज्यादा। कुल 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने धोनी का मैच देखा है। इस स्टेडियम का एक स्टैंड धोनी की जर्सी के रंग में रंग दिया गया था, मतलब धोनी के समर्थन में दर्शकों ने पीली ड्रेस पहनी थी। धोनी की हार की आशंका से एक लड़की रोने लगी। आखिरी मैच समझकर सरहद से जवान भी आ गए थे। सोचिए फैंस की दीवानगी देखकर धोनी ने यह बड़ा ऐलान भी किया। धोनी ने कहा अभी संन्यास नहीं लूंगा, अगला आईपीएल खेलूंगा। धोनी भारत के सबसे कामयाब कप्तान है। धोनी ने हर फॉर्मेट में टीम को नंबर 1 बनाया है। पहली बार भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया। वनडे में भी भारत को धोनी ने एक अलग मुकाम दिया है। दुनिया के टॉप 5 अमीर क्रिकेटर में शामिल हैं महेंद्र सिंह धोनी। आइए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फैंस क्या होंगे जो धोनी के फैन पाकिस्तान में, लेकिन सुनिए भारतीय फैंस महेंद्र सिंह धोनी के क्या कह रहे हैं। हमने ऐसी आईपीएल कभी नहीं देखी। फाइनल में धोनी को जीताने हम आए थे और जीत गई। बहुत प्राउड हो रहा है धोनी पे। या सीएसके अमेजिंग सीएसके। इससे पता चलता है आखिरी बॉल तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सीएसके एमएस धोनी हिस्टोरिक विन बनेगी आज की, और ये तारीख दुनिया याद रखेगी। आज की तारीख बहुत ही बढ़िया विन है ये। धोनी। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी के टीम के खिलाड़ी, क्योंकि जीत इतनी रोमांचित कर रही थी लोगों को। आपने सुन लिया उनकी टीम के खिलाड़ी भी होटल में डांस कर रहे थे। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दीपक चहर की। ये तस्वीर देखिए, दीपक भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाए। ऊपर खड़े थे गैलरी में, फुल स्क्रीन लीजिए, ऊपर खड़े थे और डांस करने लगे। देखिए और ये तस्वीर सुबह 5 बजे की मैं आपको दिखा रहा हूं। सुबह 5 बजे रात भर ये जश्न चलता रहा। न सिर्फ सड़कों पर था, होटल में भी ये जश्न हो रहा था। और आप देख रहे हैं धोनी के खिलाड़ी को। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा जो सेलिब्रिटीज से जो सेलिब्रेशन हो रहा था लोगों का, ये वो तस्वीर देख रहे हैं। धोनी की आवाज आ रही थी। अब मैं आपको बताता हूं आईपीएल में रन तो बरस गए, लेकिन सिर्फ रन नहीं बरसते हैं, आईपीएल में पैसा भी बरसता है। उस पैसे के बारे में आपको बताता हूं कितना पैसा आईपीएल में बरसा। और आईपीएल बेशक पैसों के लिए भी जाना जाता है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 70,000 करोड़ रुपए की। बीसीसीआई की कमाई 5,000 करोड़ रुपए। कमाई में आईपीएल का योगदान 2,500 करोड़ रुपए। एक मैच से जो कमाई है वो 130 करोड़ की है। कुल व्यूअरशिप 42 करोड़। पुरस्कार राशि 46.5 करोड़। विजेता जो चेन्नई, उसे 20 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली।
जो रनर अप रहा उप विजेता गुजरात 12.5 करोड़ रुपए की राशि मिली। शुभमन गिल को 4 अवार्ड मिले, 40 लाख रुपए मिले। रोहित शर्मा की कमाई सबसे ज्यादा 178 करोड़ रुपया पूरे आईपीएल में। धोनी की कमाई दूसरे नंबर पर 176 करोड़, 2 करोड़ रुपए जडेजा के ज्यादा है। धोनी के नाम सबसे ज्यादा मैच 250 मैच और सबसे ज्यादा फाइनल धोनी के नाम 11 फाइनल्स। आइए एक आखिरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर धोनी के फैन इंतजार कर रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। बस में खिलाड़ी मौजूद थे और सबसे पीछे की सीट पर धोनी बैठे हैं। आपको एक झलक मिलेगी, देख रहे हैं आप, ये खिलाड़ी जा रहे हैं, वो तस्वीर है। सबसे पीछे धोनी नजर आएंगे, देखिएगा। ये धोनी का सम्मान है, उनकी फैन फॉलोइंग है। अपने खेल से, अपने व्यक्तित्व से धोनी ने कमाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी के मुरीद जिनपिंग भी हो गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि संसद के उद्घाटन के बाद कल मैंने आपको दिखाया था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब तारीफ कर रहे थे इजराइल तक। अब जिनपिंग सिर्फ संसद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, जिनपिंग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जिनपिंग क्यों तारीफ कर रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। जिनपिंग कह रहे हैं मोदी एक्चुअली वो नेता हैं जो गुलामी की निशानी मिटा रहे हैं भारत से। सोचिए, दूसरे मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है कि मोदी अंग्रेजों की गुलामी मिटा रहे हैं। जरा पहले रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की पूरी दुनिया दीवानी है। मोदी जहां जाते हैं वहां का माहौल बदल देते हैं। यही कारण है कि मोदी का विरोध करने वाला चीन भी अब मोदी की तारीफ कर रहा है। मोदी का अंदाज, उनका स्टाइल और भारत को आगे ले जाने के उनके जज्बे की चीन तारीफ कर रहा है। मोदी जैसे वर्ल्ड लीडर के नेतृत्व में भारत की बढ़ती ताकत का लोहा ड्रैगन भी मान रहा है। साफ है, दुनिया में मोदी की धमक और लोकप्रियता को अब चीन भी सलाम कर रहा है। अब आइए मैं आपको बताता हूं जिनपिंग क्या कह रहे हैं, चीन क्या कह रहा है मोदी के बारे में, क्यों तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। देखिए जरा क्या क्या कहा है, यह मैं आपको दिखाता हूं। चीन ने भारत की नई संसद की तारीफ की। नई संसद की भव्यता चीन को बहुत पसंद आई। चीन ने मोदी सरकार के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं, यह चीन कह रहा है। मोदी गुलामी की निशानियों को मिटा रहे हैं। भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों के जमाने के प्रतीकों को हटाया जा रहा है, नाम बदले जा रहे हैं, नई इमारतें बनाई जा रही हैं, गुलामी की प्रथाओं को बदला जा रहा है। मोदी ने बजट पेश करने की पुरानी प्रथा बदल दी। अंग्रेजी के उपयोग को कम किया जा रहा है, हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई है। भारत अपनी संस्कृति की पहचान को स्थापित कर रहा है। भारत एक आधुनिक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। आखिर ये जो बात कही जिनपिंग ने कि गुलामी की निशानी प्रधानमंत्री मोदी मिटा रहे हैं, इस बात को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था। सुनिए जरा। सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है।
देखिए, इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि भारत सरकार जो भी सकारात्मक कदम उठा रही है अपने कॉलोनियल पास्ट की मेमोरीज को इरेज करने के लिए, उसके लिए हमें चाइना से एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। चाइना का सिर्फ एक ही मकसद है इस समय कैसे भी किसी भी तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें करके भारत को मना लिया जाए, ताकि भारत एक बार फिर से चाइना के साथ उसी स्तर पर संबंध स्थापित करे जो 2020 गलवान एपिसोड से पहले के थे। अब आपने सुना, पूर्व राजनयिक कह रहे हैं अचल मेहरोत्रा साहब कि चीन चिकनी चुपड़ी बातें भारत से कर रहा है ताकि भारत के करीब आ सके, भारत को मना सके। लेकिन चीन कह क्या रहा है, देखिए। वो कह रहा है कि मोदी ने ये संसद आप देख रहे हैं, पुरानी संसद, देश को नई संसद दे दी, अंग्रेजों की गुलामी की निशानी मिटाई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं एक और तस्वीर, राजपथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। मोदी ने राजपथ से इसे कर्तव्य पथ में बदल दिया, एक और गुलामी की निशानी मिटाई। अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मुगल गार्डन हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन का बोर्ड हट गया और उसका नाम अमृत उद्यान हो गया, एक ये निशानी मिटा दी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया इंडिया गेट के ठीक सामने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर भी बहुत विवाद हुआ था। इन्हीं बातों का जिक्र वो कर रहे हैं चीन। देखिए जरा, मोदी ने कब कब किस किस चीज को बदल डाला है और क्यों जरूरत थी इसे बदलने की, और इससे संदेश क्या जा रहा है। चीन भी कह रहा है कि मोदी ठीक कर रहे हैं, बेशक उसकी नीयत पर आप सवाल उठा सकते हैं। पुरानी संसद को 1927 में अंग्रेजों ने बनाया था, 96 साल तक अंग्रेजों की बनाई संसद पर देश चलता रहा। मोदी ने नई संसद बनाई। अब ये देखिए जरा, अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदल दिया। द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर था, रख दिया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह नया नाम मिला, पहले अंग्रेजों के नाम पर इन द्वीपों का नाम था। अंग्रेजों के समय में इसे किंग्स वे कहा जाता था, किंग्स वे। आजादी मिली तो किंग्स वे का नाम बदलकर अनुवाद हिंदी कर दिया और राजपथ कर दिया। मोदी ने इस लोकशाही और लोकतंत्र में राज और राजपथ की जरूरत नहीं, इसलिए इसे कर्तव्य पथ कर दिया। इंडिया गेट पर कैनोपी, ये आप देख रहे हैं, ये कैनोपी में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगा करती थी, हुआ करती थी। 1968 में जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाया गया था और ग्रैंड कैनोपी में उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब यह तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री आवास वाली जो रेस कोर्स रोड हुआ करती थी, आपने भी सुना, मोदी के पीएम आवास में आने से पहले उसे रेस कोर्स रोड ही कहते थे। यह नाम अंग्रेजों ने रखा था, मोदी ने इसका नाम बदल दिया। मोदी ने नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा, वो जगह जहां से लोगों का कल्याण हो। अब यह अगली तस्वीर, बीटिंग द रिट्रीट में बदलाव हुआ। अबाइड विद मी धुन बजती चली आ रही थी। और आपको बताऊं, ये स्कॉटिश कवि ने 1857 में यह धुन लिखी थी, 1857 में। इसे दुख या मातम के समय बजाया जाता था और मोदी सरकार ने ऐ मेरे वतन के लोगों यह धुन शामिल की इसमें। 2015 में सितार, संतूर और तबले को भी शामिल किया गया। अब एक और नाम, पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना। भारत के पास अपने शहीदों का स्मारक नहीं था। मोदी सरकार ने इस कमी को भी खत्म किया और इंडिया गेट के पास ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी बनाया। एक और, रेल बजट का आम बजट में विलय किया। कभी किसी ने सोचा ही नहीं, अलग अलग रेल बजट और आम बजट की प्रथा थी, उसे बदला प्रधानमंत्री मोदी ने। 2017 में पहली बार आम बजट में ही रेल बजट को जोड़ दिया गया। बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी गई, 1 फरवरी कर दी गई। ये सारे बदलाव किए गए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये ऐसा ही नहीं, तस्वीर देखिए जरा। दरअसल एक तरफ जिनपिंग तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ बाइडेन गले लगा रहे हैं। ये बेवजह नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बॉस मोदी के आगे आखिर क्यों झुक रहे हैं जिनपिंग। बड़ी वजह है, जिनपिंग की जो तारीफ कर रहे हैं बेवजह नहीं कर रहे हैं, तारीफ इसलिए कर रहे हैं। हर महीने देख रहे हैं कि बाइडेन गले मिल रहे हैं, कभी बाइडेन ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, जिनपिंग दूर से देख रहे हैं। चीन भारत की बढ़ती ताकत के बारे में जानता है। विश्व पटल पर भारत की भागीदारी बढ़ रही है
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी को बॉस कहा था। हजारों की भीड़ के सामने दुनिया सुन रही थी कि ऑस्ट्रेलिया का पीएम जो स्क्रिप्ट दी गई उस स्क्रिप्ट से अलग जाकर मोदी को बॉस कह रहा। बाइडेन ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगा। यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत रूस से तेल ले रहा है। कूटनीति से अमेरिका पश्चिमी देशों को साध रहा है और चीन अब भारत के नजदीक आना चाहता है। सीमा विवाद के बाद संबंधों को सुधारने की अपील कर रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आगाह किया कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को उकसा रहा है। अमेरिका चाहता है भारत चीन की जगह ले ले। पश्चिमी देशों ने भी भारत को चीन के खिलाफ भड़काया है। पश्चिमी देशों ने हमेशा भारत चीन से पक्षपात किया है। भारत की तारीफ के पीछे चीन बेहतर संबंध चाहता है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र साहब बता रहे हैं ये जो चीन का मोह और प्यार भारत की तरफ बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, सुनिए। और हमारा नंबर 1 एनिमी चाइना इसमें हमें सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जगह ढूंढ रहा है जहां वो हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ कहां मेल मिलाप बढ़ा सकता है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। नॉट दैट कि उसको कोई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन यस मजबूर है चाइना भी कि अगर आप अपने देश की प्रतिष्ठा, अपने देश के नाम को सर्वोपरि ऊपर रखना चाहते हैं तो यू हैव टू एग्री। चाइना कोई फेवर नहीं कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो रियलाइज करता है कि इंडिया एक नई दिशा में चल पड़ा है, एक वो हाथी चाल पर चल पड़ा है जहां बाकियों के कुछ कहने से कोई असर नहीं होगा। आइए अब हालत यह है कि चीन चाहता है भारत उसकी तरफ आ जाए, मोदी उसकी तरफ आ जाए। अमेरिका चाहता है कि मोदी उनकी तरफ आ जाए। इसलिए अमेरिका अब चाह रहा है, ऑफर दे रहा है भारत को और पीएम मोदी को कि नेटो का हिस्सा बन जाओ। अमेरिका ने बड़ा प्लान बनाया है। प्लान यह है कि अमेरिका भारत की मदद चाहता है। उसे प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीद है। वो भारत को नेटो में लाना चाहता है ताकि चीन की चुनौतियों से निपटा जा सके, चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लग सके। इसके लिए उसने नेटो प्लस का रास्ता चुन लिया है। वो भारत को नेटो प्लस का हिस्सा बनाना चाहता है। अमेरिकी संसद की समिति ने इसकी सिफारिश भी की है बाकायदा। समिति का कहना है इससे नेटो प्लस और मजबूत हो जाएगा। चीन को टक्कर देने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। भारत इसका सदस्य बनता है तो चीन पर नकेल लगेगी। अमेरिकी कांग्रेस की यह समिति बहुत पॉपुलर है और पावरफुल भी है। इस समिति को चयन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में चीन समिति भी कहते हैं। समिति की सिफारिश की टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि मोदी अगले महीने अमेरिका जाने वाले हैं। भारत इसका सदस्य बना तो दोनों को फायदे होंगे। खुफिया जानकारी साझा करने में भी सहूलियत होगी। अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं नेटो 30 से ज्यादा देशों का संगठन है। नेटो में जो देश शामिल होते हैं उन देशों पर कोई बाहर का देश अगर हमला करता है तो नेटो के सारे देश मिलकर जवाब देते हैं। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने वाला था, उससे पहले ही रूस ने हमला कर दिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, सियासत की तरफ रुख करते हैं। राजस्थान में खेल अभी बाकी है। कल ये खबर मैंने आपको दिखाई थी, ये तस्वीर आई है निकलकर सामने। कल बहुत घंटों बातचीत हुई, घंटों बैठक हुई। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बुलाया। तस्वीर देखिए, गहलोत सीधे खड़े बिना मुस्कुराए, सचिन पायलट भी खड़े हुए। दोनों से कई घंटे तक बातचीत होती रही। सचिन पायलट बीच बीच में मुस्कुरा जरूर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं सचिन पायलट बैठे, राहुल गांधी, खड़गे और गहलोत बैठे हुए हैं। 4 घंटे तक दरअसल ये बैठक चली। अगली तस्वीर दिखाई जरा, 4 घंटे तक तस्वीर ये देख रहे हैं। उस वक्त जब राहुल यात्रा पर थे, गहलोत और सचिन पायलट को आप देख रहे हैं। बैठक हो गई, कहा गया बैठक में सुलह हो गई, लेकिन सुलह जरूर हो गई, सुलह के पीछे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जरा रिपोर्ट देखिए। कहते हैं तस्वीर झूठ नहीं बोलती, और यह भी कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए।
गहलोत के चेहरे पर तनाव है, लेकिन पायलट रिलैक्स नजर आ रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है? सच क्या है उसे जानने से पहले जरा सुनिए। तो दोनों हाईकमांड से चौथ दिया क्या डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों मतलब कैमरे के सामने दोनों साथ साथ तो दिखे, लेकिन कब तक साथ रहेंगे यह आलाकमान के उन फैसलों पर निर्भर करेगा जो उसने गहलोत और पायलट को दिए हैं। तो सवाल यही है कि आलाकमान ने आखिर ऐसा क्या भरोसा दिया जो उसने पहले नहीं दिए थे, और यह भी कि आलाकमान उनके भरोसे पर खरा उतरेगा। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बैठक के 24 घंटे के भीतर गहलोत ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और पायलट चुप्पी साधकर फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में चले गए हैं। आपको सुनाऊंगा गहलोत ने कहा क्या, उससे पहले दिखाता हूं बैठक में क्या हुआ। जो बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई, ये आप देख रहे हैं बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीर। राहुल गांधी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी के अलावा आगे देखिए सचिन पायलट बैठे हैं सामने, और इस तरफ देखिए खड़गे के आगे अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। दरअसल हुआ क्या ये मैं आपको बताऊं। हुआ ये कि दिल्ली में 4 घंटे तक ये बैठक चली है, 4 घंटे बैठक हुई, और ये बैठक खड़गे के घर पर बुलाई गई थी, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट थे। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए इस बैठक में, और इनके अलावा केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी पहुंचे थे। अंदर क्या बात हुई बाहर अब तक कुछ बताया नहीं गया, कहा गया सब निपट गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, लेकिन खबर यह है कि पायलट की लॉटरी लग सकती है। खबर यह है कि सचिन पायलट को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वर्तमान अध्यक्ष डोटासरा जो है उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। संकेत यह भी है कि पायलट के कई समर्थक मंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव में समर्थकों को टिकट भी मिलेंगे। दरअसल पहले दोनों से अलग अलग बात की गई और फिर साथ बैठाकर बात हुई और समझौते का ऐलान हुआ, लेकिन समझौते के 24 घंटे में गहलोत ने तेवर दिखा दिए और सचिन पायलट भी चुप्पी साधे हुए अभी तक। देख रहे हैं गहलोत का रिएक्शन क्या है। अब बड़ी दिलचस्प बयान अशोक गहलोत का मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। वो आलाकमान करके कई बार इशारा कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो काम राहुल गांधी और सोनिया गांधी को करना है वो खुद देखें। एक बार पहले चुनौती दे चुके हैं वो आलाकमान को। सुनिए जरा अशोक गहलोत। इसलिए जो अगर बुलाया गया हम लोगों को तो हमारी ड्यूटी बनती है हम अपनी बात खुल के कहें। हमने अपनी बात खुल के कह दी, उसके बाद में छोड़ दिया भाई जो खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने उनका काम जाने। सर क्या उनकी ड्यूटी है सर कि मेरे लिए जो है अब पद मायने नहीं रखते हैं, मेरे लिए मायने रखता है जिंदगी में। हमें 3 बार मुख्यमंत्री बना हूं मैं, मुझे सब कुछ पार्टी ने दिया है जी। सोनिया जी ने और राहुल जी ने मुझे विश्वास किया, प्रियंका जी का भी योगदान था, तो मुझे तो चांस दिए हैं काम करने के। आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे। सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी, और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते हैं। पर देखिए ये कल की मीटिंग इसीलिए हुई थी कि किस प्रकार से हम लोग काम करें अपने अपने वहाँ पे। अब भरोसा है वो साथ में मिलकर काम करेंगे, उनके लिए क्या रोल होगा? क्यों नहीं करेंगे अगर पार्टी में वो हैं, और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे। अशोक गहलोत ने शुरू में कहा आला कमान जाने उनका काम जाने। आइए अब सचिन पायलट की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सचिन पायलट ने पहले अशोक गहलोत के खिलाफ धरना दिया, अपनी सरकार के खिलाफ धरना दिया जयपुर में। अगली तस्वीर दिखाइए। धरने के बाद धरने से बात नहीं बनी तो पदयात्रा निकाल दी, कई दिन तक पदयात्रा चलती रही। अगली तस्वीर दिखाइए। और उसके बाद एक बैठक के दौरान झड़प भी हुई, ये आप देख रहे हैं। अगर फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को, अध्यक्ष के बीच में एक नेता हो जैसे हम भी हैं। अब सुनिए जरा, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच तू मैं हो रही। एम्बियंस बढ़ाई जरा। क्या बात कर रहे हैं आप? इतने सीनियर होकर के सीनियर देखा हम अधिकारी भाई काम नहीं हो रहा है।
जबरदस्ती पार्टी कि मैं स्पीकर को हूँ, मैं हूँ, कुछ नहीं हो, एक नेता हो जैसे हम भी हैं, अपने सीमा में रहो, आप सीमा में रहो, फिर कह रहा हूँ मैं सीमा में रहो। ठेका नहीं लिया स्पीकर का कि ये बनेगा ये नहीं बनेगा, ये ठेका नहीं लिया आपने, तो करो यार, क्या बात कर रहे हैं आप इतने सीनियर होकर के, सीनियर देखा हमारी काम। आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के और सचिन पायलट के समर्थकों में यह बातचीत हो रही थी, यह बहस हो रही थी, जो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ नॉर्मल चल रहा। गहलोत ने अपने तेवर दिखा दिए, जो बयान शुरू में मैंने आपको सुनाया, कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। इशारों में ही सही आलाकमान को एक संदेश दे दिया है, इसलिए बार बार आलाकमान का जिक्र कर रहे हैं वो अपने बयान में, बार बार राजस्थान में अपनी जीत के दावा भी कर रहे हैं, इशारों में पायलट पर हमला भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आलाकमान किसी को ऑफर नहीं देता। कांग्रेस पार्टी में कभी ऑफर की परंपरा नहीं रही है, लेकिन गहलोत हमले कर रहे हैं, सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए। पायलट देखो और इंतजार करो की भूमिका में, क्योंकि पायलट ने 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। उनके अल्टीमेटम की मियाद आज पूरी हो गई है, जिसमें उन्होंने अपनी 3 मांगे रखी थी। पहली मांग पेपर लीक में मुआवजा दिया जाए, दूसरी मांग आरपीएससी में के पुनर्गठन की, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरी वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की थी। अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत। पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने मिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जो घर वो 26 लाख लोग बैठे हैं, इनको मुआवजा भी दो। ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गए इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? बुद्धि का दिवालिया बनने कहेंगे इसको? इनको मुआवजा दो। दुनिया के इतिहास में किसी ने मांग करी है क्या कि भाई पेपर आउट? आई आज की एक और बड़ी खबर जो आई कुश्ती के मैदान से, पहलवानों से जुड़ी कुश्ती पर दंगल और गंगा में मेडल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कुश्ती के पहलवान दरअसल पहुंच गए हरिद्वार, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसके बाद गए थे कि वहां जाकर गंगा में मेडल फेंक देंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद वहां बहुत देर बैठे रहे। राकेश टिकैत के भाई पहुंच रहे थे, नरेश टिकैत उनका इंतजार करते रहे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने मेडल्स लेकर पहुंचे थे खिलाड़ी। अगली तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि अपने मेडल्स को बैग में रखकर हरिद्वार पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे खिलाड़ी और मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण को फौरन गिरफ्तार किया जाए। ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखी जा चुकी है, पुलिस एक्शन ले रही है। अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत पहुंचे। नरेश टिकैत ने पहलवानों से वहां बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। अगली तस्वीर दिखाई। और उसके बाद जो खिलाड़ी मेडल गंगा में फेंकने के लिए गए थे बहाने, उन खिलाड़ियों को नरेश टिकैत वापस लेकर आए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या कुछ हुआ और कैसे माने ये खिलाड़ी। नामी पहलवान मेडल बहाने हरिद्वार पहुंच गए और कुश्ती संघ के विरोध में गंगा में मेडल बहाने पहुंचे थे। सभी पहलवान बॉक्स में अपने मेडल लेकर गए थे। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट भी थी इसमें। हर की पैड़ी में 1 घंटे तक पहलवान बैठे रहे। मेडल पकड़कर गंगा किनारे पहलवान रोते रहे। गंगा समिति ने पहलवानों के प्रदर्शन का विरोध किया, कहा ये पूजा पाठ की जगह इसे राजनीति का अड्डा मत बनाइए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष पहलवानों को मनाने के लिए पहुंचे। नरेश टिकैत के समझाने पर पहलवानों ने अपना फैसला टाल दिया। मतलब रेसलर्स ने अपने पदक
गंगा में नहीं बहाए। उन्होंने अपने मेडल की पोटली नरेश टिकैत को सौंप दी है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।